हेलो एंड वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुजर बुक पर। दोस्तों, हम लोगों ने वीडियो री एग्जाम के लिए जीएस जीके की एक नई श्रृंखला स्टार्ट की थी। इसकी एक क्लास हो चुकी है, आज इसकी सेकंड क्लास करेंगे हम लोग। तो सेशन को शुरू करते हैं, चलते हैं क्वेश्चंस पर। यहाँ पर क्या है, कनिष्क किस वर्ष में राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे, मतलब कब इनका राज्याभिषेक हुआ था, राजा कब बने थे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 78वीं ईस्वी में, ठीक है, 78 AD। शक संवत किसने और कब शुरू किया, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। तो जैसे ही ये राजगद्दी पे बैठे थे, इन्होंने तुरंत शक संवत को स्टार्ट किया था। तो ये 78वीं ईस्वी में इन्होंने स्टार्ट किया था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि शक संवत कब और किसने शुरू किया था, तो ये कनिष्क ने 78वीं ईस्वी में शुरू किया था। अगला क्वेश्चन क्या है, बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था। तो बौद्ध धर्म का संरक्षक ऐसा कौन था जो कुषाण वंश से संबंधित था, तो वो कनिष्क था। इन्होंने बौद्ध धर्म को माना था। कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी। तो गांधार शैली भी किसके शासनकाल में पनपी थी, तो ये कनिष्क से। अब मतलब यहाँ पर जितने कनिष्क से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे एक साथ हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली कला शैली का क्या नाम है। जिसमें भारतीय और यूनानी कला दोनों पाई जाती हैं, तो इसका नाम है गांधार कला। और ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि गांधार कला किन दो कलाओं का मिश्रण है, तो इसमें भारतीय कला और यूनानी कला। ठीक है, आगे देखते हैं। कनिष्क के शासनकाल में रहने वाले साहित्यकार थे, तो ये नागार्जुन और अश्वघोष थे। कनिष्क के शासनकाल में रहने वाले साहित्यकार कौन थे, नागार्जुन और अश्वघोष। राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे, तो ये कलिंग के थे। जो राजा खारवेल थे ये कहाँ के थे, ये कलिंग के महानतम शासक थे। सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन हुआ, गौतमी पुत्र सातकर्णी। बहुत ज़्यादा फेमस हुए ये, और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सातवाहन वंश है इनका सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ, तो वो गौतमी पुत्र सातकर्णी थे। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था, तो ये श्रीगुप्त है। मतलब हो सकता है कि इनसे पहले गुप्त हुए हो, लेकिन जो हमें हिस्ट्री में पता है वो कहाँ से पढ़ते हैं हम लोग, श्रीगुप्त से स्टार्ट करते हैं। इसलिए अगर पूछा जाता है कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, तो हम लोग श्रीगुप्त मानते हैं। और अगर वास्तविक संस्थापक तो चंद्रगुप्त। महरैलू में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया, ये क्वेश्चन गुप्त शासकों ने स्थापित किया था। महरौली में है जिसमें अभी तक ये माना जाता है कि उसमें जंग नहीं लगी है और वो लौह स्तंभ है, वो किसने किया था, गुप्त शासक ने। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था चंद्रगुप्त द्वितीय। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। एक चंद्रगुप्त पहले हुए, फिर बाद में जो चंद्रगुप्त द्वितीय हुए इनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। ये सेकंड नंबर के थे। चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता था, तो विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। आगे देखते हैं। गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे, तो गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था, रुप्यक कहा जाता था। जो गुप्त काल में चांदी के सिक्के चलाए गए उनका क्या नाम दिया गया, रुप्यक नाम दिया गया। और ये पूछा जाता है कि स्वर्ण युग किसे कहा गया, तो गुप्त काल जो था इसको स्वर्ण युग कहा गया। ठीक है। लिच्छवी दौहित्र किसे कहते थे, तो ये समुद्रगुप्त को। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है, तो लिच्छवी दौहित्र। या इनको एक और नाम दिया जाता है भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त को क्या बोला जाता है, भारत का नेपोलियन, नेपोलियन ऑफ इंडिया। ठीक है। आगे क्या है क्वेश्चन, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था, तो हूणों द्वारा। रोमन साम्राज्य के साथ जो भारत का व्यापार होता था, तो रोम पर किसने आक्रमण कर दिया, हूणों ने आक्रमण कर दिया, और भारत का व्यापार का हो गया, बंद हो गया वहां से। अगला क्वेश्चन, भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन राजा, 6 मैंने ऊपर ही बता दिया, समुद्रगुप्त। ठीक है। जो भारतीय नेपोलियन का नाम से कौन प्रसिद्ध हुआ, समुद्रगुप्त प्रसिद्ध हुए। भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग था, तो ये भी मैंने ऊपर बता दिया, गुप्त काल। भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग किसे कहा गया, तो ये कहा गया गुप्त काल को। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए, तो ये थे सोने के सिक्के। किसके सिक्के थे, सोने के सिक्के। सबसे ज़्यादा सिक्के गुप्त काल में। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के उसमें चलाए गए वंश में, तो गुप्त साम्राज्य में। प्रसिद्ध गुप्त संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया, तो ये 319 ईस्वी। गुप्त संवत कब शुरू किया गया, 319। और शक संवत 78वीं ईस्वी। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं, तो समुद्रगुप्त। जो इलाहाबाद का स्तंभ का अभिलेख है, शिलालेख जो है, वहाँ पर किसके बारे में हमें पता चलता है, तो समुद्रगुप्त के बारे में। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था, तो ये हरिशेर ने बनवाया था। बनवाया किसने था, इलाहाबाद का स्तंभ शिलालेख हरिशेर ने। आगे देखते हैं। फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दौरान भारत आया था। उस समय कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन, ये विष्णु शर्मा। बहुत ज़्यादा बार पूछा गया कि पंचतंत्र को किसने लिखा है, विष्णु शर्मा। मेघदूत के लेखक कालिदास हैं, सबको पता होगा।
प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरि ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे। वराहमिहिर कौन थे? तो ये एक खगोल विधि थे। वराहमिहिर कौन थे? खगोल विधि, और ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं? तो ये कई बार पूछा गया है कि अजंता की गुफाएं, तो ये गुप्त वंश के शासनकाल के टाइम। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए? तो ये क्या था? अरिकमेडु। जब संगम काल आ गया था, ठीक है, तो उस टाइम जो रोमन व्यापार का केंद्र बन चुका था वो क्या बन चुका था? अरिकमेडु बन चुका था। एलोरा में गुफा एवं सिलोत्कर्णी मंदिर किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जो एलोरा में गुफाएं बनी हुई हैं किस किस धर्मों के बारे में बताती हैं? तो हिंदू, बौद्ध और जैन। तीन धर्मों के बारे में बताती हैं, हिंदू, बौद्ध और जैन। चोलेश्वर नामक मंदिर का निर्माण किसने किया? विजयालय। चोलेश्वर नामक मंदिर, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। चोलेश्वर नामक मंदिर किसने निर्माण किया था? विजयालय। आगे देखते हैं। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? तो राजेंद्र चोल। गंगा जो कि उत्तर में बहती है, उत्तर की नदी, इसमें उन्होंने बनवा के इसको काट के किधर ले गए थे? दक्षिण की ओर भी उसका प्रवाह इन्होंने दिया था। तो ये किसने किया था? राजेंद्र चोल ने। अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी देवता को समर्पित हैं? तो ये शिव को समर्पित हैं। चोलकालीन मंदिर आप जितने भी देखेंगे तो वो ज़्यादातर मंदिर सारे किसको समर्पित हैं? भगवान शिव को। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी? मान्यखेड़। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो ये मान्यखेड़ थी। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम। जो एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर है इसको किसने बनवाया था? कृष्ण प्रथम। और चोलेश्वर मंदिर विजयालय। एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर, ये राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम, जिसको शिव मंदिर को उसी का नाम क्या है? कैलाशनाथ मंदिर, जो कि कहाँ है? एलोरा में। बनवाया किसने था? कृष्ण प्रथम। और शासक किस वंश के थे? ये राष्ट्रकूट वंश के। ठीक है, आगे देखते हैं। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं, तो वही हो जाएंगी हिंदू, बौद्ध और जैन की। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महाबलीपुरम के सप्त पैगोड़ा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? तो पल्लवों। जो सप्त पैगोड़ा मंदिर है किसके द्वारा बनवाया गया था? पल्लवों के द्वारा। किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था? तो महेंद्र वर्मन के टाइम में। ठीक है, उस समय महेंद्र वर्मन शासक थे किसके? पल्लव वंश के। तो पल्लव और चालुक्यों में बहुत लंबा संघर्ष चला था। आगे देखते हैं। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का महानतम शासक था? तो वातापी के चालुक्य वंश का। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ, तो वो हुआ था पुलकेशिन द्वितीय। रवि कीर्ति जो एक जैन थे, उन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी। इनका किसका संरक्षण इनको प्राप्त था? तो पुलकेशिन द्वितीय। यानी कि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो राजा रवि कीर्ति थे किसके दरबार में रहते थे? तो पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ऐहोल प्रशस्ति की रचना किसने की? तो इन्होंने रवि कीर्ति ने की थी। ऐहोल प्रशस्ति की रचना रवि कीर्ति ने। पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो पहले बता दिया, पुलकेशिन द्वितीय। फिर महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक? तो ये नरसिंह वर्मन प्रथम। महाबलीपुरम का जो रथ मंदिर है इसको किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम। और ये कहाँ के थे? पल्लव शासक थे एक। किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था? तो राजराज प्रथम ने। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर, ठीक है, किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने भारत का हिस्सा बनाया? तो वो कौन थे? राजा राज प्रथम। ठीक है, अगला क्वेश्चन। उत्तर मेरूर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? तो चोल। उत्तर मेरूर शिलालेख, ध्यान रखना, किससे संबंधित है? चोल से। गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण राजेंद्र प्रथम। गंगईकोंडा चोलपुरम, ठीक है, नई राजधानी बनाई थी, ये किसने किया था? राजेंद्र प्रथम ने। मंदिर का सबसे लंबा गलियारा रामेश्वरम में। मंदिर का सबसे लंबा गलियारा कहाँ स्थित है? रामेश्वरम में। एलोरा में ठोस शैलों को काटकर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण। तो कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? राष्ट्रकूट ने। और राष्ट्रकूट में किस शासक ने? कृष्ण प्रथम ने। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर, ये राजस्थान में है, माउंट आबू राजस्थान। चोल राजाओं का शासन था तमिलनाडु पर। मेनली ये कहाँ किस एरिया में थे? जहाँ पर इस समय तमिलनाडु है वो सब चोल राजाओं का शासन था। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? उरैयूर। ये क्वेश्चन पूछा गया है और अच्छे एग्जाम में पूछा गया है कि चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो ये उरैयूर में थी। द्वितीय पांड्यन साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख किसमें किया गया? थलईपुरम तांबे की प्लेटों में। ठीक है, और पुस्तक कथा सरित सागर, ये कई बार पूछा गया है, सोमदेव ने लिखा है। पुस्तक कथा सरित सागर किसकी है? सोमदेव की। विक्रमांक देवचरित के लेखक कौन है? विल्हड़। विक्रमांक देवचरित के लेखक कौन थे? तो ये थे विल्हड़। हर्षचरित के लेखक कौन थे? बाणभट्ट। हर्षचरित के लेखक कौन थे? बाणभट्ट थे। एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक था, तो ये बाणभट्ट। कादम्बरी किसने लिखा? कादम्बरी बाणभट्ट ने लिखा। हर्षचरित किसने लिखा? बाणभट्ट ने लिखा। और विक्रमांक देवचरित किसने लिखा? ये विल्हड़ ने लिखा।
फिर माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर बनवाया किसने था? तो ये तेजपाल ने बनवाया था। किसने बनवाया था? क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? ये राजस्थान के माउंट आबू में पड़ता है, जैन धर्म से संबंधित है, बनवाया किसने था? तेजपाल ने। खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल राजपूतों ने। खजुराहो मंदिर जो है, जो कि मध्य प्रदेश में है, किसने बनवाया था? चंदेल राजपूतों ने। मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंध, हाँ ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। मिहिर भोज राजपूत है लेकिन किस कुल से संबंधित है? तो ये प्रतिहार से हैं। प्रतिहार वंश का महानतम शासक तो ये मिहिर भोज, जो कि भोज के नाम से प्रसिद्ध हुए। हुएन सांग किसके शासन में आया था? तो हर्षवर्धन के टाइम में आया था। हुएन सांग किसके शासनकाल में आया था? तो ये आए थे हर्षवर्धन के टाइम में। आगे देखते हैं। उस चीनी यात्री का नाम क्या था जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था? तो हुएन सांग। हुएन सांग किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स के नाम से किसे जाना जाता है? यात्रियों का राजकुमार इसको बोलते हैं हिंदी में, हुएन सांग। यात्रियों का राजकुमार या प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी, ये 4 मठ हैं, सबको पता है। और इस चारों मठों के नाम याद होने चाहिए आपको। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारिका और पुरी किसने बसाए थे? आदि शंकराचार्य ने। अद्वैत दर्शन के मुख्य प्रतिपादक शंकराचार्य। शंकराचार्य किसको मानते थे? अद्वैत दर्शन को। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी, कई बार पूछा गया है, बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने किया था। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया? पुलकेशिन द्वितीय। जो हर्षवर्धन थे ये पराजित हुए थे किससे? पुलकेशिन द्वितीय से। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक यही पुलकेशिन द्वितीय, जिन्होंने इसको हराया था। हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो ये थी थानेश्वर। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि हर्षवर्धन की जो आरंभिक राजधानी थी वो थानेश्वर थी। 738 ईस्वी में अरबों को किसने पराजित किया? तो ये प्रतिहारों ने किया था। 738 ईस्वी में अरबों को किसने पराजित किया? तो ये प्रतिहारों ने किया था। कोणार्क मंदिर के देवता हैं सूर्य, ठीक है। तो कोणार्क का मंदिर जो है किसको समर्पित है? सूर्य देवता को। सांची का महान स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। कलिंग शासक खारवेल ने किसको संरक्षण दिया? जैन धर्म ने। जो कलिंग शासक खारवेल थे इन्होंने जैन धर्म को, और उसके बाद जो कलिंग शासक अशोक हुए उन्होंने किसको माना था? बौद्ध धर्म को। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम? मोहम्मद बिन कासिम, जिसने अटैक किया था 712 ईस्वी में, पहला मुस्लिम अटैक। सिंध पर विजय प्राप्त किया था इसने। तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी ने तराइन के दूसरे युद्ध में इनको हरा दिया था, जो कि हुआ था 1192 में। यानी कि अच्छा नीचे वही क्वेश्चन है, तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1192 में। पहला हुआ था तराइन की पहली 1191 में, जिसमें कौन जीत गया था? पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली के क्षेत्र खोल दिए थे? तो ये तराइन की दूसरी लड़ाई, जब पृथ्वीराज हार गए। दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? तो ये 1206 से माना जाता है, दिल्ली सुल्तान का, ठीक है, 1206 से, जो कि पहला कौन सा था? गुलाम वंश। अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो पहला शासक हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने अपने आप को कभी सुल्तान नहीं माना। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था इसने कभी भी अपने आप को सुल्तान नहीं माना, या अपने आप को गुलाम मानता था, और उस वंश का भी नाम रखा था गुलाम वंश, जो कि 1206 से स्टार्ट हुआ था। इसी ने बनवाया था अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा। कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया? तो ये पूरा किया था इल्तुतमिश, जो कि इनके बाद आए। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो ये नासिरुद्दीन का था। जब ये गुलाम वंश चल रहा था, इसमें जब नासिरुद्दीन शासक बनता है तो उस समय जो ये बलबन था ये इसको मरवा देता है नासिरुद्दीन को, और फिर क्या बन जाता है? खुद वहाँ का सुल्तान बन जाता है। दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? तो ये इल्तुतमिश था। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वास्तविक संस्थापक कौन रहा, तो इल्तुतमिश रहा। कुतुबुद्दीन ने स्थापना की थी, लेकिन वास्तविक संस्थापक इसे माना जाता है इल्तुतमिश को। नियमित मुद्रा जारी करने वाला, दिल्ली को अपनी साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश, इसीलिए इसको वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो उस टाइम इल्तुतमिश था, ठीक है। जलालुद्दीन का पीछा करते हुए चंगेज खान ने, और इसने इनको चुनौती दी थी कि आप जलालुद्दीन को संरक्षण मत देना, और इन्होंने दिया भी नहीं था। प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज का प्रवर्तन, तो नौरोज किसने चलाया था? बलबन ने चलाया था। चहलगानी या फोर्ट के रूप में विख्यात टर्की सामंतों की शक्ति को भंग किसने किया था? तो बलबन। उसमें क्या थे? जो 40 मुख्य सलाहकार या कह लो जो मजबूत आदमी होते थे, उनका एक तो उसको 40 बनाया था। ये किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने। और उसको खत्म किसने किया था? बलबन ने। आगे देखते हैं। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो ये अल्तमस यानी कि इल्तुतमिश की बेटी थी। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली मुस्लिम शासिका कौन थी? तो ये रजिया सुल्तान थी, और 1236 से 1240 तक रही थी। 1236 से 1240 तक रही थी ये रजिया सुल्तान। वह दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया? गुलाम और तुगलक, ठीक है। दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे? तो ये तुर्क थे। जो खिलजी सुल्तान थे ये कहाँ से आए थे? तुर्क से।
और लास्ट क्वेश्चन क्या है, स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी कि सिकंदर सानी किस कौन जाना जाता है, अलाउद्दीन खिलजी। सिकंदर सानी के नाम से कौन जाना जाता है, अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पर आज का सेशन कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो लोग भी चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। धन्यवाद।